Hello everybody, myself Mangiram Gate, PGT Economics. In my last lecture, we have discussed demand and law of demand. Today we will discuss law of diminishing marginal utility, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम. Let's start. मांग के नियम यह ऋणात्मक ढाल वाले मांग वक्र के कारण है. घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, आय प्रभाव या क्रय शक्ति में वृद्धि, प्रतिस्थापन प्रभाव, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन और विभिन्न उपयोग. इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे. मूल विषय की ओर बढ़ने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक कारकों के विषय में चर्चा करते हैं. सबसे पहले यूटिलिटी यानी उपयोगिता, दूसरा प्रोडक्शन यानी उत्पादन, तीसरा कंजम्पशन यानी उपभोग. आप सभी को इन तीनों आर्थिक कारकों की किसी न किसी रूप में समझ अवश्य होगी, परंतु आइए देखते हैं क्या सामान्य समझ अर्थशास्त्र में इन तीनों कारकों की परिभाषा से मेल खाती है. सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं यूटिलिटी यानी उपयोगिता को. तो उपयोगिता की परिभाषा क्या है? यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ कमोडिटी विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर. उपयोगिता को वस्तु के उस गुण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उपभोक्ता की आवश्यकता या इच्छा को संतुष्ट करे. आइए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए कि आपको बहुत अधिक प्यास लगी है, तो आपकी आवश्यकता क्या है? आप किसे खोजेंगे? आपका जवाब होगा पानी को. तो पानी का वह गुण जो आपकी प्यास बुझा सकता है, वही पानी की उपयोगिता है. इसी प्रकार यदि आपको भूख लगी है तो आपको भोजन की तलाश होगी. क्यों? क्योंकि भोजन में गुण है जो आपकी भूख को शांत कर सकता है. तो भोजन की उपयोगिता आपकी भूख को शांत करना है. यहाँ एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि उपयोगिता केवल वस्तुओं की ही नहीं होती, उपयोगिता सेवाओं की भी होती है. मान लीजिए आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर की सेवाओं की आवश्यकता होगी. इसी प्रकार किसी कानूनी सहायता के लिए आपको किसी वकील की आवश्यकता पड़ेगी. तो डॉक्टर और वकील की सेवाएं भी उपयोगिता लिए होती हैं, जिन्हें हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं. इस प्रकार उपयोगिता क्या हुई? उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का वह गुण है जो हमारी आवश्यकता या इच्छा को संतुष्ट कर सकता है. आइए आर्थिक प्रक्रिया के दूसरे महत्वपूर्ण कारक की ओर चलते हैं, जो है प्रोडक्शन यानी उत्पादन. सामान्यतः जब ये सवाल पूछा जाता है कि उत्पादन क्या है, तो जवाब दिया जाता है कि जी कुछ बनाना उत्पादन है. कुछ भी जब हम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उत्पादन किया है या उत्पादन की प्रक्रिया में हम शामिल हैं. परंतु यदि ऐसा है तो आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए. मान लीजिए आपके घर में कांच की मेज है और आप उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना देते हो. तो आपने कुछ बनाया है, तो आपके परिभाषा के अनुसार आपने उत्पादन किया है. क्योंकि आपके अनुसार तो कुछ बनाना ही उत्पादन है, तो आपने कांच की मेज के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए हैं. तो इस तरीके से तो आप उत्पादक हो गए हैं और आपने उत्पादन किया है. क्या ऐसा है? मेरे विचार में आप सभी का जवाब होगा नहीं, हम इसे उत्पादन नहीं कह सकते. तो फिर उत्पादन है क्या? आपकी कुछ पुस्तकों में उत्पादन की जो परिभाषा दी गई है वह कुछ इस प्रकार से है कि उत्पादन को परिभाषित किया जा सकता है कच्चे माल को उत्पादन के साधनों की सहायता से तैयार माल में परिवर्तित करना उत्पादन कहलाता है. यानी आप उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम और कच्चा माल, इन सभी को मिला करके यदि कोई माल तैयार करते हो, कोई अंतिम उत्पाद बनाते हैं, तो इसे हम उत्पादन कह सकते हैं. यह परिभाषा कुछ हद तक सही है. आप अपने एग्जाम में इसे लिख सकते हैं. आइए मैं आपके लिए एक बार परिभाषा फिर से दोहरा देता हूं. उत्पादन के साधनों यानी भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम की सहायता से कच्चे माल को तैयार माल में बदलना या अंतिम उत्पाद में बदलना उत्पादन कहलाता है.
उत्पादन की यह परिभाषा सीनियर सेकेंडरी लेवल तक ठीक है और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यदि विस्तृत लेवल पर देखें तो ये परिभाषा संकीर्ण है और हमारी अर्थव्यवस्था के बहुत सारे उत्पादक वर्ग को शामिल नहीं कर पाती है। तो एक सर्वमान्य या सभी को शामिल करने वाली उत्पादन की परिभाषा क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। उत्पादन की विस्तृत परिभाषा हो सकती है, प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन यूटिलिटी। उत्पादन को उपयोगिता में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आइए इसे विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। हम गेहूं का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास वस्तु के रूप में गेहूं उपलब्ध है, तो गेहूं के रूप में मतलब गेहूं के दाने के रूप में क्या उपयोगिता है, एज ए ग्रेन आप गेहूं को किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि गेहूं के दाने के रूप में बहुत ही सीमित प्रयोग हैं। आप उसे पशुओं को खिला सकते हो, या फिर उसे उबालकर या अंकुरित करके खा सकते हैं, या बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो उसकी उपयोगिता सीमित है। अब हम इससे अगले स्तर पर चलें, हम गेहूं को आटे में परिवर्तित कर दें, तो आप पाएंगे कि गेहूं की अपेक्षा आटे की उपयोगिता अधिक है। कैसे कि हम आटे से रोटी बना सकते हैं, आटे से हलवा बना सकते हैं, आटे से मैगी बना सकते हैं, आटे से ब्रेड बना सकते हैं, और आटे के कई अन्य सारे प्रयोग हो सकते हैं जो गेहूं के दाने के प्रयोग की अपेक्षा अधिक हैं। इसी प्रकार हम कपास, धागे और कपड़े का उदाहरण भी ले सकते हैं। हम पाते हैं कि उत्पादन के प्रत्येक चरण में हम उपयोगिता में वृद्धि कर रहे हैं। तो उत्पादन को उपयोगिता में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस परिभाषा के अनुसार एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि उत्पादन प्रक्रिया में वस्तु के रूप में परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि गेहूं से आटा बने तभी हम उसको उत्पादन कहेंगे। कई बार उत्पादन प्रक्रिया में वस्तु के रंग रूप में या वस्तु के प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं भी होता है। इसे भी एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए आप राजस्थान के किसी सूखे इलाके में रहते हैं और वहां आपके पास एक नाव है। तो आपके लिए उस नाव की उपयोगिता उस प्रदेश में जहां पानी नहीं है शून्य है, परंतु यदि उसी नाव को किसी तटीय सेक्टर में ले जाया जाए तो उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। इस उदाहरण के आधार पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि इस सारी प्रक्रिया में उत्पादक कौन है। दूसरा सवाल, क्या हम एक दुकानदार यानी शॉपकीपर को उत्पादक कह सकते हैं? आप इन दोनों सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पहला कि क्या किसी ट्रांसपोर्टर को हम उत्पादक कह सकते हैं? दूसरा, क्या किसी दुकानदार को हम उत्पादक कह सकते हैं, बता सकते हैं? तो इन्हीं दो सवालों के साथ हम अपने अगले विषय की ओर चलते हैं, जो है उपभोग। उपभोग यानी कंजम्पशन। कंजम्पशन कैन बी डिफाइंड एज यूज ऑफ यूटिलिटी। उपभोग को उपयोगिता के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी जब आप किसी वस्तु के उस गुण को जो आपकी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकता है को प्रयोग कर लेते हैं, तो आप उस वस्तु का या उस सेवा का उपभोग कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं अपने मूल विषय पर, यानी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। परंतु इस विषय को समझने से पूर्व हमें समझना होगा कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। देखिए, अर्थशास्त्र में जहां भी सीमांत शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह चाहे सीमांत आय हो, सीमांत उत्पादन हो या सीमांत उपयोगिता हो, इन सभी में सीमांत शब्द का अर्थ होता है आपके द्वारा जो दो चर प्रयोग किए जा रहे हैं, टू वेरिएबल्स जो आपने लिए हैं, उनमें से स्वतंत्र चर की एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन से आश्रित चर की मात्रा में होने वाला परिवर्तन सीमांत शब्द दर्शाता है। सीमांत शब्द का अर्थ यही होता है कि जब स्वतंत्र चर की एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन होता है, उसके फलस्वरूप आश्रित चर की इकाइयों में जो परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत शब्द के द्वारा दर्शाते हैं। तो सीमांत उपयोगिता के संदर्भ में स्वतंत्र चर है वस्तु की इकाइयां,
और आश्रित चर है उपयोगिता। तो द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड और सर्विस is the change in the total utility from an increase of one additional unit in the consumption of that good or service। हिंदी में, किसी वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु या सेवा के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन है। यहाँ ध्यान रखिए, मैंने कहा है कि परिवर्तन है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं कि कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि आवश्यक नहीं है। यदि आप एक एक करके इकाइयों को बढ़ाते जा रहे हैं तो एक समय के पश्चात आपकी कुल उपयोगिता में भी गिरावट आ सकती है। तो आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई आपकी कुल उपयोगिता में वृद्धि करेगी। आपको शब्द प्रयोग करना चाहिए, कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इस नियम के अनुसार घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार उपभोग के रूप में प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि से प्राप्त सीमांत उपयोगिता में गिरावट आती है। अब हमें पता है कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, यानी एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन जो है वो लगातार कम होता जाता है, गिरता जाता है, उसमें वृद्धि कम आती जाती है। The law of diminishing marginal utility states that ceteris paribus, as consumption increases, the marginal utility derived from each additional unit declines, यानी प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। तो आइए अब हम अपने सिद्धांत घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को तालिका और वक्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक उपभोक्ता का उपयोगिता चार्ट आपके सामने है, जिसमें उसके चाय के उपभोग को दर्शाया गया है, जो 1 कप से शुरू होकर 9 कप तक जाता है। पहला कप, जिससे उसे कुल 12 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है। हम उपयोगिता को नापने के लिए एक यूनिट प्रयोग करते हैं, जिसे हम यूटिल्स का नाम देते हैं। कि मान लीजिए उसे 12 यूटिल्स संतुष्टि पहले कप से प्राप्त होती है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी हम 12 ही लिखेंगे। दूसरा कप जब वो पीता है चाय का उसी दिन में, तो उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़कर 22 यानी 22 हो जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी 22 में से 12 घटाएंगे हम, तो 10 हो गई है। इसी प्रकार तीसरे कप से उसकी उपयोगिता बढ़कर 30 हो गई है और मार्जिनल यूटिलिटी 30 - 22 8। इसी प्रकार चौथे पांचवें कप तक जो है उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है। छठे कप में भी उसकी यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी बढ़ी है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता 12, 10, 8, 6, 4 लगातार घटती जा रही है। कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है, लेकिन घटती दर से वृद्धि हो रही है, उसकी बढ़ने की दर बढ़ती हुई दर से नहीं है। जब वह 8वां कप पीता है तो आप देख पा रहे हैं कि उसकी कुल उपयोगिता में भी गिरावट हो गई है और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली गई है, ऋणात्मक हो गई है या -2 है। इसी प्रकार जब वो 9वां कप चाय का पीता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता घटकर -4 हो गई है। आइए इसी तालिका को ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ये आपके सामने कुल उपयोगिता वक्र और सीमांत उपयोगिता वक्र दोनों दर्शाए गए हैं। देखिए, जब वो पहला कप चाय का पीता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों 12 के स्तर पर है। अब जैसे जैसे वो चाय के कप की मात्रा बढ़ाता जाता है तो उसकी कुल उपयोगिता जो है एक सीमा तक बढ़ती जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि 41 की सीमा तक उसकी कुल उपयोगिता बढ़ रही है। इसी दौरान आपकी सीमांत उपयोगिता लगातार कम होती जा रही है। जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम स्तर पर होती है उस समय सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और इसके बाद जैसे ही कुल उपयोगिता में गिरावट शुरू होती है वो नीचे की ओर आना स्टार्ट करती है। आपकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, माइनस में आ जाती है। तो एक प्रश्न यहाँ बन सकता है कि
क्या सीमांत उपयोगिता धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा हो सकती है, यह सत्य है। सीमांत उपयोगिता धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों प्रकार की हो सकती है। दूसरा, जब आपकी कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस स्तर पर आपकी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, क्योंकि उसके बाद जैसे ही आपकी कुल उपयोगिता गिरना आरंभ करेगी, आपकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि मैं आपको विषय को समझाने में सफल रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। सीमांत उपयोगिता, सीमांत आय, इन सब में जो सीमांत शब्द का प्रयोग है उसका अर्थ सीमांत किसान के संदर्भ में जो किया जाता है वह नहीं है। सीमांत किसान के संदर्भ में अर्थ बदल जाता है, जिसे हम किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब सवाल आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती क्यों जाती है, क्यों, क्या कारण है? इसे भी हम अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे इस पर। इसके बहुत सारे कारण हैं। उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक स्थिति है, उसके पास बहुत सारी वस्तुएं उसे खरीदनी होती हैं, खर्च करना होता है, और अन्य कारण है उसकी आय सीमित है। इन सभी पर हम एक डिटेल लेक्चर अलग से बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स अगेन।